इस वीडियो का क्रेडिट क्लचर बाबा को जाता है। अमन शिवपुरी गांव में रहा करता था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त भी था। अमन के घर में उसकी बूढ़ी माँ और बीवी लता थे। अमन घर के गुजारे के लिए खेती का काम किया करता, लेकिन उससे भी उसके घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। अमन के स्वर्गवासी पिता हलवाई थे, लेकिन अमन को खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने पिता के जाने के बाद अपनी पास पड़ी हुई जमीन पर खेती करने का निर्णय किया, लेकिन इससे भी उसे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। अजी, ऐसे कैसे हम अपने दिन गुजारेंगे? आपकी खेती से इतनी कमाई नहीं होती है जिससे हम अपने आज और कल दोनों के बारे में सोच सके। आप मेरी बात मानकर कोई और काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? लता, तुम तो जानती हो कि मुझे और कोई काम नहीं आता, तो मैं क्या करूं फिर? अजी, आप अपने स्वर्गवासी पिता की तरह ये हलवाई का काम फिर से शुरू क्यों नहीं कर देते? मैं जानती हूँ कि उनको उस काम में बहुत घाटा हुआ था, तब से आपने ये खेती का काम शुरू कर दिया। जब तुम सब जानती हो तो बार बार मुझे एक ही बात क्यों पूछती हो? मुझे पता है मेरे पिताजी इस गांव के सबसे अच्छे हलवाई थे, लेकिन मेरे हाथों में उनका बिल्कुल भी कोई गुण नहीं है। कोई मेरे हाथों का खाना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि जी, आजकल किसी काम में कोई कमाई हो ना हो, खाने के काम में जरूर होती है। हर कोई खाने के पीछे ही भागता है। तुम चिंता मत करो, मैं खेती के अलावा कोई छोटा मोटा काम देख लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपना खेती का काम छोड़ दूंगा, क्योंकि उसी से हमारा घर का गुजारा चलता है। तुम तो पागल हो, अगर मैंने खेती का काम भी छोड़ दिया तो जो रूखी सूखी मिल रही है ना, वो भी बंद हो जाएगी। अमन ये कहकर बाहर चला जाता है और सारा दिन खेती करता है। उसे सच में खेती से बिल्कुल भी कमाई नहीं होती थी। उसकी सारी कमाई उसके दैनिक खर्चों में ही निकल जाती, जिससे वो बड़ा परेशान रहा करता। अमन के हाथों में अपने पिता का गुण तो था, लेकिन वो इतना अच्छा खाना भी नहीं बना पाता था। उसके पिता को एक समय पर अपने काम में बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिस वजह से सदमे के चलते वो ये दुनिया छोड़कर ही चल बसे। तब से अमन ने भी इस काम से तौबा कर ली थी। एक दिन वो खेती कर रहा था और भोला ने उसके पास आकर कहा, अरे अमन भाई, कैसा है तू? परसों मेरी बिटिया की शादी है, मुझे तुझे जरूर आना है। मैंने तेरे घर पर शादी का कार्ड तो कब का भिजवा दिया है, सोचा तुझे मिलकर बोल दूं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो भाई और मैं ना हूँ? मैं अपने पूरे सह परिवार के साथ तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अमन पूरे परिवार के साथ भोला की बेटी की शादी में जाता है। लेकिन शादी में सब लोग इधर उधर तो घूम रहे थे, पर भोला कहीं नजर नहीं आ रहा था। अपने दोस्त को इस तरह से गायब देखकर अब अमन को उसकी चिंता होने लगती है। वो भोला को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि भोला अपने कमरे में बैठकर रो रहा था। अमन उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हो गया भोला, इतना रो क्यों रहा है? मैं जानता हूँ कि बेटी की जुदाई का गम ऐसा ही होता है कि आंखें भर आती हैं। भगवान ने शादी के 12 साल बाद भी हमें कोई बेटी नहीं दी, लेकिन इस दुख को मैं अच्छे से समझता हूँ। नहीं अमन, मैं इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि मेरी बेटी विदा हो जाएगी। दरअसल बात यह है कि जरूरत से ज्यादा मेहमान आ गए हैं और खाने का सामान तो रखा है, लेकिन हलवाई खाना बनाने को तैयार ही नहीं है और वह शादी छोड़कर चला गया। अब सारे मेहमान भूखे कैसे रहेंगे और बेकार में मेरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। अभी बारात भी है, अगर उन्होंने मेरी बेटी को उम्र भर कोई ताने दिए तो एक बाप ये कैसे सह पाएगा? ये बात बहुत ज्यादा चिंता की थी। अब अमन को समझ में नहीं आता कि वो अपने दोस्त की कैसे मदद करे। तभी कमरे में लता आती है, जिसने सारी बातें सुन ली थी। अजी, मुझे लगता है अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके पिताजी हलवाई थे और आपने भी कई सालों तक उनके साथ काम करवाया था। आपको कुछ ना कुछ तो बनाना ऐसा आता ही होगा जो अच्छा भी बनता हो और जिससे मेहमानों का पेट भी भर सके। हमें भाई साहब की मदद करनी होगी। अब अमन के पास कोई चारा नहीं था। घर में आटा पड़ा था और उसके खेतों में आलू पड़े थे, जिससे उसे कुछ ही दिनों में बेचने के लिए जाना था। अमन एक दोस्त को भिजवाकर आलू मंगवा लेता है और टेंट के पीछे ही पूरी और भाजी बना देता है, जो कि बहुत अच्छी बनती है। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सब मेहमानों के जाने के बाद में भोला हाथ जोड़कर अमन से कहता है, भाई, आज तूने हमारी लाज रख ली। अगर तू नहीं होता तो ना जाने मेरी बेटी का क्या होता। तुम्हारी बेटी भी तो मेरी बेटी की जैसी है भाई, इतना मत सोचो। सब कुछ कुशल मंगल हो गया, यही काफी है।
अमन भाई, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। जिसके बाद में अमन अब लता के साथ में घर आ जाता है और उसकी अगली फसल पर उसके खेतों में कीड़े पड़ जाते हैं और लता अपना माथा पीटते हुए बोलती है, मैंने आपको कहा था कि कोई और काम देख लो। आपको ये खेती का काम बिल्कुल फल नहीं रहा, लेकिन आप तो हो जो मेरी सुन के राजी ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। वो सब लोग चिंता कर रहे थे। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर भोला खड़ा था। भोला ने अमन को 10,000 देते हुए कहा, मैं जानता हूँ भाई, मैंने गांव वाले से सुना है कि तुम्हारे खेतों में कीड़े लग गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। जब मेरे बुरे दिन थे तो तुमने मेरी मदद की थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं है, ये 10,000 रुपए हैं, इससे तुम अपना कोई काम शुरू कर सकते हो। अब भोला वो पैसे देकर चला जाता है। जिसके बाद लता कहती है, अब तो कम से कम आप मेरी बात मान लीजिए, ये भगवान का इशारा है। आप हलवाई का काम शुरू कर दीजिए, या फिर आपने जो शादी में पूरी भाजी बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। मेरी मानिए तो आप पूरी भाजी बनाकर कोई ठेला लगा लीजिए। शादी में आए सब मेहमान उस हलवाई के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन पूरे गांव को कानो कान खबर नहीं कि वो खाना आपने बनाया था। आप मेरी बात मानिए, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? कुछ दिनों के लिए आपके खेतों को मैं संभाल लूंगी। अब अमन मान जाता है। वो 10,000 में पूरी भाजी का ठेला लगाता है और गांव में अपना ठेला लगाकर बोलता है, पूरी भाजी ले लो, पूरी भाजी, गर्मा गर्म पूरी भाजी, एक बार खाओगे बार बार आओगे, चटकारा लेते रह जाओगे। तभी उसके ठेले पर एक औरत ने आकर कहा, ए भाई साहब, ये पूरी भाजी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस पूरे गांव क्या दूसरे गांव में भी महक जा रही होगी। मेरे लिए जरा एक प्लेट पूरी भाजी तो लगा दो। कितने की है? बस 30 रुपए प्लेट है बहन जी। घर पर पूरी भाजी बनाने में भी 2,000 का पता नहीं चलता और तुम 30 रुपए में पूरी प्लेट पूरी भाजी खिला रहे हो। नया नया काम है बहन जी, इसलिए दाम सस्ते रखे हैं ताकि सब खा सके। इसके बाद में अमन उस औरत को पूरी भाजी लगा देता है। औरत पूरी भाजी खाते हुए उसकी तारीफ करने लगती है। सच में भाई, तुम्हारे हाथों की पूरी भाजी का स्वाद ही निराला है। ऐसी पूरी भाजी मैंने कभी खाई नहीं। सच में बहुत बढ़िया पूरी भाजी बनाई है तुमने। ये सुनकर अमन को अच्छा लगता है। अमन घर आकर ये बात लता को बताता है कि उसकी पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। लोगों को उसके हाथों की पूरी भाजी पसंद भी आ रही थी। गांव में धनीलाल सेठ का एक छोटा सा ढाबा था। जब उसे पता चलता है कि अमन ने पूरी भाजी का काम शुरू किया है तो उसे बड़ी जलन होती है और उसने घर में बैठे बैठे कहा, ना जाने बाप बेटी को क्या दुश्मनी है मुझसे। सालों पहले हम दोनों ठेला लगाया करते थे। उसका ठेला ज्यादा चलता था तो मैंने उसके बाप को जानबूझकर नुकसान कर दिया था और उसका बाप सदमे में मर गया था और अमन ने भी खाना बनाने का काम छोड़ दिया था। अब अमन फिर से खाना बना रहा है, कहीं वह मेरे बने बनाए ढाबे को खराब ना करवा दे। तभी उसकी बीवी आई और उसकी बीवी ने कहा, अजी, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? जो आपने पाप किया था उसे भूल जाइए। अभी सिर्फ नेक काम करिए। अभी भी वक्त है। भगवान आपको सजा दे उससे पहले सुधर जाइए। जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, ऐसे धनीलाल कभी भी सुधर नहीं सकता। इस अमन का ठेला तो मैं बंद करवा कर रहूंगा। इसके बाद अब धनीलाल सेठ अपने कुछ आदमियों को पैसे दे देता है और अमन के ठेले को तोड़ फोड़ करने को कहता है। अमन जो सो रहा था, उसके ठेले को कुछ गुंडे तोड़ कर चले जाते हैं। अमन सुबह जब अपना टूटा हुआ ठेला देखता है तो बहुत रोता है। लगता है लता, मेरा ही भाग्य में कोई कमी है। तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ बुरा ही हो जाता है। देखो, किसी ने मेरा ठेला तोड़ दिया। जी आप बड़े हैं, कोई 2 साल के दूध पीते बच्चे नहीं जो हर बात पर रोते रहते हैं। क्या हो गया अगर ठेला टूट गया तो? कोई ना कोई रास्ता भगवान निकाल ही देंगे। तभी उनके घर बूढ़ी काकी आती है। अरे अमन बेटा, तुम्हारी पूरी भाजी का स्वाद तो बहुत अच्छा है। कुछ दिनों से तुम ठेला नहीं लगा रहे, मैंने जाकर तुम्हें ढूंढा था। आज पता चला कि कोई तुम्हारा ठेला ही तोड़ कर चला गया। काकी, मैं बीमार था तो कुछ दिनों से ठेला नहीं लगा रहा था और ठेला गांव के बाजार के पास बांध कर रखा था। ना जाने किसी को क्या दुश्मनी आई जो कोई मेरा ठेला तोड़कर चला गया। मुझे नींद नहीं आती उम्र की वजह से, इसीलिए जल्दी उठकर सुबह 5 बजे टहलने जाती हूँ।
मैंने देखा था कि धनीलाल सेठ के आदमी तुम्हारे ठेले को तोड़ रहे थे। खैर छोड़ो, धनीलाल सेठ इस गांव में किसी का भला नहीं देख सकता। ये सब अड़चने तो वो लाता रहेगा। उम्र भर तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। मैं तुम्हें यहाँ ये 10,000 देने आई थी। मेरी पोती की शादी है। अगले हफ्ते तुम्हें उसकी शादी में पूरी भाजी बनानी है और हो सके तो लड्डू भी। काकी वो पैसे देकर चली जाती है और लता ने कहा, देखा जी, मैंने आपसे कहा था ना, अगर हम अच्छे हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे और ये धनीलाल सेठ जैसे आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए, आपके हाथ में फिर से पैसे आ गए। अब आप फिर से काम शुरू कीजिए। अब अमन एक छोटी सी दुकान किराए पर लेता है और वहाँ पूरी भाजी बेचने लगता है। ये देखकर धनीलाल सेठ के सीने पर जैसे सांप रेंगने लगते हैं, लेकिन वो अमन का कुछ नहीं कर पाता। अमन का काम बहुत अच्छा चलता है और उसकी दुकान भी मशहूर हो जाती है। अब वो लोगों की शादी में भी खाना बनाया करता और अपनी पूरी भाजी का ठेला भी गाँव में लगाया करता। कमल बिलासपुर गाँव में अपनी छोटी सी बेटी रिंकी और अपनी बीवी सुमन के साथ रहा करता था। कमल रेलवे स्टेशन पर चाट का ठेला लगाया करता, जो कि बहुत ही कम चला करता। उसकी बीवी उसे चाट का ठेला लगाने का काम छोड़कर मजदूरी करने के लिए अक्सर कहा करती, लेकिन कमल को ये काम करना अच्छा भी लगता था और लोगों से बोलचाल भी बनी रहती थी, इसीलिए वो इसी काम को प्राथमिकता दिया करता। आपसे कितनी बार कहा है कि अगर ये चाट का काम नहीं चल रहा तो कोई और काम कर लीजिए। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पिताजी भी चाट का ही काम किया करते थे और रेलवे स्टेशन पे वह हमारा बहुत पुराना ठेला है और अब मैं उसे संभालता हूँ। उस ठेले पर रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी अभी मेरे साथ हैं। पिताजी साथ रहे ना रहे, बच्चे तो साथ नहीं रह पाएंगे। आपकी थोड़ी सी कमाई में हम रिंकी के भविष्य के बारे में क्या सोच पाएंगे? मेरी जवानी तो आपके साथ इसी गरीबी में बीत जाएगी, लेकिन रिंकी का क्या? उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, ये सब कैसे होगा? दोनों इसी तरह लड़ाई कर रहे थे, तभी रिंकी आई और रिंकी को देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। मजे से कुरकुरे खा रही रिंकी को देखकर उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अरे पापा मम्मी, आपको लगता है कि आप दोनों मुझे देखकर लड़ना बंद कर दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप दोनों लड़ाई कर रहे थे। आप ही तो बोलते हो कि लड़ाई करना गंदी बात होती है, फिर आप दोनों क्यों लड़ते रहते हो? नहीं मेरी बच्ची, मैं लड़ नहीं रही थी। मैं तो तेरे पिताजी को समझा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन ये तो मेरी बात सुनकर राजी ही नहीं है। तेरी तरह जिद्दी जो हो गए हैं। नहीं मम्मी, आप नहीं जानते, मेरे पापा तो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और सुपर हीरो हैं। वो कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे जिससे उनका काम फिर से चलने लगेगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रिंकी परिवार में खुशियाँ बांटती रहती। एक दिन सुमन को बहुत तेज बुखार होता है। जब रात को कमल घर आता है तो सुमन को बुखार से तड़पते देखकर बोलता है, अरे ये क्या सुमन, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ और दवा दिलवा के ले आता हूँ। नहीं जी, दवाई लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं रिंकी के साथ जाकर दवाई ले आई थी, मगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि कुछ खाने को बना लीजिए। मेरी तबीयत कुछ बनाने लायक ठीक नहीं है। तभी रिंकी ने बीच में बोला, बाबा आप मेरे लिए चाट बना दो ना, जो आप रेलवे स्टेशन पर सब लोगों के लिए बनाते हो। आपकी चाट खाएंगे तो फिर हमारा भी मन अच्छा हो जाएगा और मम्मी का गुस्सा गायब हो जाएगा। वैसे भी आज दिन से मैंने रिंकी को कुछ भी अच्छा नहीं खिलाया। इसको भूख लगी होगी। आप एक काम करिए, चाट ही बना दीजिए। इसका भी मन बहल जाएगा और आप भी जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम दोनों महारानियों की फरमाइश, मैं भी तुम दोनों के लिए चाट बना देता हूँ। वैसे भी आज भी मेरी चाट बहुत बच गई है। अब कमल अपनी बेटी और बीवी के लिए चाट बना देता है। तभी रिंकी जैसे ही खाने बैठती है, उठकर दूसरे कमरे में जाती है। उसे इस तरह बीच में खाना छोड़कर जाते देखकर पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। तभी रिंकी कुरकुरे का पैकेट लेकर आती है और अपनी चाट में थोड़ी सी कुरकुरे डाल देती है और उसे बड़े मजे से स्वाद के साथ खाने लगती है। ये बच्चे भी कितने ज्यादा शरारती होते हैं। मैं शरारती नहीं, समझदार हूँ। आप दोनों भी खाकर देखो, ये कुरकुरे डालकर तो चाट बहुत बढ़िया लग रही है। ये बोलकर रिंकी बिना कुछ सोचे समझे दोनों की चाट में भी कुरकुरे डाल देती है और खाने का अनादर ना हो, इसीलिए दोनों पति पत्नी चाट खाकर देखते हैं। जैसे ही दोनों पति पत्नी ने चाट खाई तो बोला,
अरे, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट लग रही है और इससे इसमें कुरकुरापन भी आ गया है। ये कुरकुरे चाट तो कमाल की है। तू भी अपने पिता की तरह बड़ी होकर चाट का ही ठेला लगाएगी क्या? सच में रिंकी, ये चाट तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मामा, आप भी अपनी दुकान पर कुरकुरे चाट बेचो ना। क्या पता आपकी सामान्य चाट से ज्यादा अच्छी ये वाली चाट बिक जाए। रिंकी की ये तरकीब कमल को अच्छी लगती है। अगले दिन वो अपने ठेले पर सामान्य चाट के साथ कुरकुरे चाट भी बेचने लगता है। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी सवारियां उतरती है और जैसे ही वो कुरकुरे चाट के बारे में सुनती है तो उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। अरे भाई साहब, जरा मेरे लिए कुरकुरे चाट तो दे दो। मेरे बेटे को भी कुरकुरे चाट बहुत पसंद है। जरा मैं भी खा कर देखूं। जी, अभी देता हूँ। जैसे ही औरत ने कुरकुरे चाट खाई तो कमल बोला, कैसी लगी आपको चाट? बड़ी कमाल की चाट है, लेकिन इस चाट के साथ एक परेशानी भी है। कैसी परेशानी बहन जी? ये चाट कुरकुरे डालकर बनाई गई है और कुरकुरे में कई तरह के ऐसे सामान का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रोज नहीं खाए जा सकते। तो आपके चाट खाने ग्राहक कभी कभी तो आएंगे, लेकिन रोज नहीं। वो औरत ये बोलकर पैसे देकर चली जाती है। उस दिन उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग आते हैं और कमल की अच्छी कमाई होती है। जब शाम को वो सारे पैसे ले जाकर सुमन को देता है तो सुमन भी बहुत खुश होती है। सच कहते हैं लोग कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। देखिए, हमारी लक्ष्मी ने हमें ऐसा तरीका सुझाया जिससे आपका चाट का काम भी रह गया और मेरी पैसों की परेशानी भी खत्म हो गई। सुमन बहुत खुश थी, लेकिन उसका पति कमल दुखी था। उसे दुखी देखकर सुमन ने कमल से सब कुछ पूछा तो कमल ने कहा, सुमन, हमारी चाट बिक तो रही है, लेकिन इसमें कुरकुरे का इस्तेमाल किया जाता है और कुरकुरे ज्यादा और रोज नहीं खाए जा सकते। मुझे बस इसी बात की चिंता है। आज हमारे पास ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक बंधेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई ये चाट रोज खाने नहीं आएगा। कमल ये बोलकर उदास होकर खाना खाकर सो जाता है, क्योंकि उसे अब अपने आज की नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की चिंता सताने लगी थी। कुछ दिन जब काम अच्छा चलता है तो सुमन कुछ पैसे जोड़ लेती है। एक दिन कमल आया तो सुमन घर पर कुछ तल रही थी। आज किसी का जन्मदिन है क्या? जो तुम कुछ तल रही हो, यह पकवान किसी खुशी में बनाए जा रहे हैं क्या? अजी, मैं आपको क्या बताऊं? सुमन ने सिर्फ इतना कहा था कि रिंकी आई और बोलने लगी, बाबा, आपकी बेटी के साथ आपकी बीवी भी बहुत समझदार है। आपने उन्हें बताया कि ये कुरकुरे लोग रोज नहीं खाएंगे, इसीलिए उन्होंने घर पर ही कुरकुरे बनाने की सामग्री देखी और ये कुरकुरे बना रही हैं, जिससे लोगों को कम हानिकारक चीज खाने को मिलेगी। लेकिन इसमें बाजार वाले कुरकुरे जैसा स्वाद थोड़ी होगा। जी, आप एक बार खाकर तो देखो। मैंने ये फोन में देखकर बनाना सीखा है और ये बहुत अच्छा बना है। रिंकी ने जब इसे पास कर दिया तो कोई इसे फेल नहीं कर सकता। इसके बाद में अब सुमन कमल को कुछ कुरकुरे दे देती है और वो अपनी बची हुई चाट में कुरकुरे डाल देता है, जो कि बिल्कुल बाजार में मिलने वाली कुरकुरे चाट की तरह थी, जिसे खाकर कमल को इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। वाह, इसका स्वाद सच में बहुत अच्छा है। अब हम ग्राहकों से किसी भी तरह का छल नहीं करेंगे और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी नहीं होगा। हम ये कुरकुरे चाट ही ग्राहकों को खिलाया करेंगे। और देखना पापा, अब मम्मी की परेशानी भी दूर हो जाएगी। मेरी शादी और मेरी पढ़ाई दोनों के लिए आप लोगों के पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये सुनकर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। अगले दिन कमल जाकर बाजार में अपना कुरकुरे चाट का ठेला लगाता है। कई ग्राहक आते हैं और उसकी कुरकुरे चाट खाते हैं। अरे बाबा कमल, तुम्हारी कुरकुरे चाट तो कमाल की है। ऐसी कुरकुरे चाट तो कभी नहीं मिलती। किस तरह का कुरकुरे इस्तेमाल किया है तुमने? ये मेरी बीवी घर पर बनाती है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले में तो कई तरह के केमिकल होते हैं। आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए हमने इसे घर पर बनाया है। ग्राहक को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो अपने कई रिश्तेदारों के लिए भी, जिससे वो मिलने के लिए गांव में आया था, कुरकुरे चाट लेकर जाता है। सबको वो कुरकुरे चाट बहुत पसंद आती है और इस तरह कमल का प्रचार भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वही ग्राहक उसकी दुकान पर वापस आता है और कहता है, अरे वाह कमल, तुम्हारी कुरकुरे चाट तो लोगों को बहुत पसंद आई। अब मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे गांव में
मेरे मामा की लड़की की शादी है और वो चाहते हैं कि ये चाय नाश्ते में तुम्हारी कुरकुरे चाट भी सर्व करें। तो मैंने उन्हें तुम्हारा पता दे दिया है, तुम उनका काम अच्छे से करना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं इस तरह लोगों की शादी ब्याह में भी अपनी कुरकुरे चाट बेच सकता हूँ। आपने तो सच में मेरी बहुत मदद की है। आप कभी भी मेरी दुकान पर कुरकुरे चाट खाने आएंगे तो मैं आपको फ्री में कुरकुरे चाट खिलाऊंगा। इसके बाद में वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। अब कमल को कुछ शादियों के भी ऑर्डर आते हैं। वो बच्चों के बर्थडे पार्टी में भी अपनी कुरकुरे चाट का ठेला लगाता है। कुछ ही दिनों में वो रेलवे स्टेशन पर एक दुकान खरीद लेता है, जो कि शुरू में तो किराए पर थी, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन वो ऐसे ही किसी दुकान का मालिक बनकर भी दिखाएगा। और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद में अब कमल की प्रशंसा पूरे गांव में होने लगती है। धीरे धीरे कमल इतनी तरक्की करता है कि अपनी मेहनत से वो उस दुकान को खरीद लेता है और रेलवे स्टेशन पर गरीब कुरकुरे चाट वाला पूरे गांव में मशहूर हो जाता है।